एग्जाम प्लस के सभी मेहनती छात्रों का स्वागत है। आज हम भूगोल के एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करने जा रहे हैं जो सुनने में तो बहुत जाना पहचाना लगता है जी लेकिन जिसके कॉन्सेप्ट्स में अक्सर बड़े बड़े सूरमा भी मात खा जाते हैं। बिल्कुल। विषय है ग्रहण और चंद्रमा। यूपीएससी से लेकर रेलवे तक हर परीक्षा में यहां से सवाल बनते हैं और परीक्षक जानता है कि आपको कहां फंसाना है। आज हमारा मिशन है उन सभी फंदों को काटना और इस विषय को हमेशा के लिए क्रिस्टल क्लियर करना। बिल्कुल। आज हम सिर्फ रटने वाले नहीं हैं कि सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को। ये तो सबको पता है। हाँ, ये तो बेसिक है। हम उस क्यों को पकड़ेंगे जो आपकी रैंक तय करता है। जैसे अगर ऐसा है तो हर महीने ग्रहण क्यों नहीं लग जाता? सही। आसमान में दिखने वाला सुपर मून और कैलेंडर में आने वाला ब्लू मून, इनमें असल में क्या फर्क है? ये वो बारीकियां हैं जहां असली समझ परखी जाती है। तो चलिए ब्रह्मांड की इस शानदार घड़ी की कारीगरी को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एकदम जीरो से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं ग्रहण, तो इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सरल भाषा में। सरल भाषा में सोचें तो ग्रहण सिर्फ एक परछाई का खेल है। परछाई का खेल। जी। जब कोई एक खगोलीय पिंड, मान लीजिए पृथ्वी या चंद्रमा, घूमते घूमते किसी दूसरे पिंड पर पड़ रही रोशनी के रास्ते में आ जाता है तो उसकी छाया परछाई दूसरे पिंड पर पड़ती है। अच्छा। इसी घटना को हम ग्रहण कहते हैं। खगोल विज्ञान की भाषा में कहें तो किसी खगोलीय पिंड का आंशिक या पूर्ण रूप से अंधकारमय हो जाना ग्रहण कहलाता है। ठीक है। और हमारे लिए इसके दो ही मुख्य प्रकार हैं जिनसे सारे सवाल बनते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। चलिए तो फिर सबसे चर्चित और शायद सबसे नाटकीय घटना सूर्य ग्रहण से शुरू करते हैं। हमें पता है कि यह तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। जी। और यह हमेशा अमावस्या यानी न्यू मून के दिन ही होता है। लेकिन यहाँ वो मिलियन डॉलर सवाल आता है जो हर छात्र को परेशान करता है। अगर हर महीने अमावस्या आती है तो फिर हर महीने सूर्य ग्रहण क्यों नहीं होता? ये सवाल इस पूरे टॉपिक की आत्मा है और इसका जवाब एक ही शब्द में है, झुकाव। झुकाव। जी। इसे ध्यान से समझिए क्योंकि ये समझ गए तो आधा काम हो गया। देखिए, हम सोचते हैं कि पृथ्वी और चंद्रमा एक ही सीधी लाइन में, एक ही प्लेन पर सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। हाँ, एक ही समतल में। पर ऐसा है नहीं। अगर आप मान लें कि पृथ्वी एक सीधी थाली पर सूर्य के चारों ओर घूम रही है तो चंद्रमा की थाली उस थाली के मुकाबले 5 डिग्री झुकी हुई है। अच्छा, तो उनका रास्ता एकदम फ्लैट नहीं है बल्कि थोड़ा ऊपर नीचे है। बिल्कुल। इसी 5 डिग्री के झुकाव की वजह से ज्यादातर अमावस्या पर चंद्रमा या तो पृथ्वी के थोड़ा ऊपर से गुजर जाता है या थोड़ा नीचे से। और उसकी परछाई पृथ्वी पर पड़ती ही नहीं। सही पकड़ा। उसकी परछाई पृथ्वी पर पड़ने के बजाय अंतरिक्ष में कहीं और निकल जाती है। ग्रहण तो तब होगा ना जब परछाई ठीक पृथ्वी पर पड़े। सूर्य ग्रहण केवल उन खास अमावस्या के दिनों पर होता है जब तीनों पिंड, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, इस 5 डिग्री के झुकाव के बावजूद संयोग से एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। वाह, अब ये पूरी तरह से समझ आया। तो ये एक 3D प्रॉब्लम है। सिर्फ 2D में एक लाइन में आने से काम नहीं चलेगा। जी हाँ। तीनों पिंडों को ऊंचाई के लिहाज से भी एक सीध में होना चाहिए। इसी वजह से ये एक दुर्लभ घटना है, ना कि कोई मासिक घटना। यहाँ एक फैक्ट भी है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण अधिकतम 7 मिनट 40 सेकंड तक ही हो सकता है। ये समय इतना कम क्यों होता है? इसका कारण है चंद्रमा की परछाई का आकार। चंद्रमा पृथ्वी से बहुत छोटा है। हाँ, काफी छोटा है। तो उसकी परछाई भी पृथ्वी की सतह पर एक बहुत छोटा सा धब्बा ही बना पाती है। और क्योंकि पृथ्वी भी घूम रही है और चंद्रमा भी अपनी कक्षा में आगे बढ़ रहा है, इसलिए ये परछाई किसी एक जगह पर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। वो तेजी से सरक जाती है। अच्छा, इसलिए कुछ मिनटों का ही खेल होता है। जी, इसीलिए पूर्ण सूर्य ग्रहण का अनुभव कुछ मिनटों का ही होता है। समझ गया। और इस स्थिति के लिए एक खास शब्द भी है, युति या कंजंक्शन। परीक्षा के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है? बहुत ज्यादा। युति वो वैज्ञानिक शब्द है जो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी की इस सीधी रेखा वाली स्थिति को दिया गया है। मैच द फॉलोइंग वाले सवालों में एक तरफ सूर्य ग्रहण और दूसरी तरफ युति या वियोति दे दिया जाएगा। तो ये याद रखना है। जी, याद रखिए, सूर्य ग्रहण में जब चंद्रमा बीच में होता है तो वो स्थिति युति कहलाती है। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण का फंडा क्लियर है। अमावस्या, 5 डिग्री का झुकाव, छोटी अवधि और युति। अब इस समीकरण को पलटते हैं। जी। अगर पृथ्वी बीच में आ जाए तो क्या होगा? यानी चंद्र ग्रहण। ये पूर्णिमा को होता है,
जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। तो क्या यहाँ भी 5 डिग्री वाले झुकाव का वही रोल है? जी हाँ, बिल्कुल वही नियम यहाँ भी लागू होता है। अच्छा। उसी 5 डिग्री के झुकाव के कारण ज्यादातर पूर्णिमा पर चंद्रमा पृथ्वी की छाया के या तो ऊपर से निकल जाता है या नीचे से। वो पृथ्वी की छाया में प्रवेश ही नहीं कर पाता। चंद्र ग्रहण केवल तभी होता है जब पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी झुकी हुई कक्षा में घूमते हुए ठीक पृथ्वी की छाया के शंकु मतलब कोण से होकर गुजरता है। एक और दिलचस्प तुलना है इनकी अवधि की। सूर्य ग्रहण कुछ मिनटों का होता है, जबकि चंद्र ग्रहण 1 घंटा 40 मिनट तक चल सकता है। इतना बड़ा अंतर क्यों? इसका जवाब भी परछाई के आकार में ही छिपा है। इसे ऐसे समझे कि एक चींटी एक कंचे की परछाई को पार कर रही है। ठीक है। और फिर वही चींटी एक बड़ी फुटबॉल की परछाई को पार कर रही है। उसे किसमें ज्यादा समय लगेगा? जाहिर है फुटबॉल की परछाई में। अरे हाँ, ये तो सीधा सीधा साइज का खेल है। बिल्कुल। पृथ्वी चंद्रमा से बहुत बड़ी है, इसलिए उसकी परछाई भी बहुत विशाल होती है। एकदम सही पकड़ा। चंद्रमा को उस विशाल परछाई को पार करने में काफी समय लग जाता है, इसीलिए चंद्र ग्रहण की अवधि लंबी होती है। और जैसे सूर्य ग्रहण की स्थिति को युति कहते हैं, चंद्र ग्रहण के लिए भी कोई कीवर्ड होगा? जी, इसके लिए कीवर्ड है व्युति। ऑपोजिशन। व्युति यानी जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में विपरीत दिशा में हो। युति और व्युति ये 2 शब्द आपकी परीक्षा के लिए रामबाण है। बहुत बढ़िया। तो ग्रहण का पूरा मैकेनिज्म अब साफ है। चलिए अब कुछ उन मजेदार शब्दों पर आते हैं जो अक्सर खबरों में रहते हैं और छात्रों को कंफ्यूज करते हैं, जैसे सुपरमून। ये सुपर क्यों होता है? सुपर इसलिए क्योंकि ये हमें सामान्य से थोड़ा बड़ा और ज्यादा चमकीला दिखाई देता है। अच्छा, इसकी वजह है चंद्रमा की अंडाकार कक्षा। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर एक परफेक्ट गोले में नहीं लगाता, बल्कि एक अंडे जैसे आकार के रास्ते पर लगाता है, यानी एलिप्टिकल ऑर्बिट। जी, इसका मतलब है कि वो कभी पृथ्वी के पास आता है और कभी दूर चला जाता है। जब चंद्रमा घूमते घूमते पृथ्वी के सबसे नजदीक वाले पॉइंट पर होता है, तो उस स्थिति को विज्ञान में पेरिजी कहते हैं। और अगर इसी पेरिजी वाली रात को पूर्णिमा भी हो तो वो सुपरमून बन जाता है। बिल्कुल। जब सबसे नजदीक आने की घटना और पूर्णिमा एक ही रात को होती है तो उसे सुपरमून कहते हैं। इस दौरान चंद्रमा सामान्य पूर्णिमा से करीब 14% तक बड़ा और 30% ज्यादा चमकीला दिख सकता है। 14% बड़ा और 30% ज्यादा चमकीला, ये आंकड़े महत्वपूर्ण हैं। जी, अब ऐसा नहीं है कि आसमान में अचानक एक फुटबॉल दिखने लगेगी। ये एक सूक्ष्म अंतर है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पूर्णिमा की चांदनी सामान्य से ज्यादा तेज महसूस होगी। ठीक है, सुपरमून का रहस्य सुलझ गया। अब आते हैं उस नाम पर जो सबसे ज्यादा धोखा देता है, ब्लू मून। हाँ, एक बात जो मुझे हमेशा कंफ्यूज करती है वो ये है कि नाम सुनकर लगता है चांद नीला हो जाता होगा, पर ऐसा तो होता नहीं। तो फिर ये नाम आया कहां से? नहीं, इसका रंग से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो फिर ये पूरी तरह से हमारे कैलेंडर से जुड़ी एक घटना है। देखिए, चंद्रमा का एक चक्र यानी एक अमावस्या से अगली अमावस्या तक लगभग 29.5 दिन का होता है। हाँ, 29.5 दिन। जबकि हमारे कैलेंडर के महीने 30 या 31 दिन के होते हैं। हाँ, थोड़ा सा अंतर है। बस इसी थोड़े से अंतर की वजह से लगभग हर 2.5 साल में एक ऐसा मौका आता है जब एक ही कैलेंडर महीने में 2 पूर्णिमा पड़ जाती हैं। अच्छा, एक महीने की शुरुआत में और एक आखिर में। बिल्कुल। इसी दूसरी पूर्णिमा के चांद को ब्लू मून कह दिया जाता है। इसका नीला होने से कोई संबंध नहीं है, ये सिर्फ एक दुर्लभ घटना को बताने का तरीका है। अरे वाह, अंग्रेजी का मुहावरा वंस इन अ ब्लू मून भी तो यहीं से आया है, जिसका मतलब होता है कभी कभार होने वाली घटना। जी, वहीं से। और मैंने पढ़ा है कि ब्लू मून ईयर जैसी भी कोई चीज होती है। हाँ, ये जानकारी यूपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। जब किसी एक कैलेंडर साल में 2 या उससे भी ज्यादा बार ब्लू मून की घटना हो, यानी एक ही साल में 2 ऐसे महीने हों जिनमें 2-2 पूर्णिमा पड़ी हों, तो उस पूरे साल को ब्लू मून ईयर कह देते हैं। जैसे साल 2018 में हुआ था। जी बिल्कुल। और अब आखिरी वाला जिसका नाम सबसे नाटकीय है, ब्लड मून। ब्लड मून असल में पूर्ण चंद्र ग्रहण का ही एक रूप है। जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है तो पृथ्वी सूर्य की रोशनी को पूरी तरह से रोक लेती है। हाँ, लेकिन पृथ्वी का वायुमंडल एक लेंस की तरह काम करता है और सूर्य की कुछ रोशनी को मोड़कर चंद्रमा तक पहुंचा देता है। अच्छा, पूरी तरह ब्लॉक नहीं होती लाइट? नहीं,
इस प्रक्रिया में हमारे वायुमंडल की धूल और गैसें नीले रंग की रोशनी को तो बिखेर देती हैं, लेकिन लाल रंग की रोशनी को गुजरने देती हैं। यही लाल रोशनी जब चंद्रमा पर पड़ती है तो वो हमें खून जैसा लाल दिखाई देता है। अच्छा, तो ये वही प्रक्रिया है जिससे हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान लाल दिखता है। बिल्कुल वही, लेकिन परीक्षा के लिए ब्लड मून से ज्यादा जरूरी शब्द है टेट्राड। टेट्राड, ये क्या है? जब लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण बिना किसी आंशिक ग्रहण के होते हैं तो इस सीरीज को टेट्राड या ब्लड मून कहा जाता है। परीक्षा में अगर टेट्राड क्या है पूछा जाए तो आपका जवाब होना चाहिए लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहणों का समूह। तो चलिए परीक्षा से ठीक पहले वाले रिवीजन के लिए सभी छात्रों के लिए एक क्विक सारांश तैयार करते हैं। ये वो पॉइंट्स है जिन्हें भूलना मना है। जरूर। पॉइंट नंबर 1, सूर्य ग्रहण। ये हमेशा अमावस्या को होता है। स्थिति होती है सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जिसे हम युति कहते हैं। और ये हर महीने इसलिए नहीं होता क्योंकि चंद्रमा का कक्षीय झुकाव 5 डिग्री है। एकदम सही। पॉइंट नंबर 2, चंद्र ग्रहण। ये हमेशा पूर्णिमा को होता है। स्थिति होती है सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, जिसे व्युति कहते हैं कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा से बहुत बड़ी है। पॉइंट नंबर 3, सुपरमून। इसका लेना देना दूरी से है। जब पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक यानी पेरिजी पर हो, इस समय ये 14% बड़ा और 30% ज्यादा चमकीला दिखता है। पॉइंट नंबर 4, ब्लू मून। इसका लेना देना कैलेंडर से है, रंग से नहीं। हाँ, जब एक ही कैलेंडर महीने में दूसरी पूर्णिमा आती है तो उसे ब्लू मून कहते हैं। ये घटना लगभग 2.5 साल में एक बार होती है। और पॉइंट नंबर 5, ब्लड मून या टेट्राड। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण से संबंधित है, जब चंद्रमा लाल दिखाई देता है, और इसका वैज्ञानिक नाम टेट्राड तब इस्तेमाल होता है जब लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहणों का एक समूह बनता है। और इन सब के ऊपर जो मास्टर की है वो याद रखनी है। ग्रहण का हर महीने न होने का एकमात्र कारण चंद्रमा का 5 डिग्री का कक्षीय झुकाव है। शानदार। इतने जटिल लगने वाले विषय को हमने कितने सरल और तार्किक पॉइंट्स में बांट दिया। यही सही तैयारी की निशानी है, कॉन्सेप्ट को समझना, न कि केवल तथ्यों को रटना। जी हाँ। आज हम भूगोल का एक ऐसा टॉपिक उठा रहे हैं जो सुनने में तो बहुत सामान्य लगता है, पर जिसके सवाल अच्छों को घुमा देते हैं। हम बात कर रहे हैं ज्वार भाटा यानी टाइड्स की। समुद्र का ये रोज का उठना और गिरना, ऐसा लगता है मानो समुद्र सांस ले रहा हो। पर यह कोई जादू नहीं है, इसके पीछे है जबरदस्त विज्ञान और खगोल शास्त्र का खेल। तो चलिए इस ब्रह्मांडीय रहस्य से पर्दा उठाते हैं। बिल्कुल। ये ज्वार भाटा असल में है क्या? जब हम समुद्र तट पर जाते हैं तो हम लहरें देखते हैं। क्या ज्वार भाटा और लहरें मतलब एक ही चीज हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। देखिए, लहरें तो हवा के कारण पानी की सतह पर होने वाली एक स्थानीय हलचल है, लेकिन ज्वार भाटा एक वैश्विक घटना है। आसान शब्दों में कहें तो पूरे समुद्र के जल स्तर का एक निश्चित समय पर नियमित रूप से ऊपर उठना ज्वार या हाई टाइड है और नीचे गिरना भाटा यानी लो टाइड है। ये पृथ्वी के महासागरों की एक बहुत धीमी लेकिन बहुत शक्तिशाली लयबद्ध गति है। ठीक है, तो ये हवा से नहीं होता, तो फिर इसे कंट्रोल कौन कर रहा है? सामग्री में चांद, सूरज और पृथ्वी के कुछ बलों का जिक्र है। ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं? यहीं पर असली रहस्य छुपा है। देखिए, हम सब जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी हर चीज को खींचती है। चांद और सूरज भी अपनी ग्रेविटी से पृथ्वी को खींचते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बारीक नुक्ता है जिस पर ध्यान देना है। ज्वार भाटा किसी पिंड के सीधे खिंचाव से नहीं, बल्कि उस खिंचाव के अंतर से पैदा होता है। इसे ज्वारीय बल या टाइडल फोर्स कहते हैं। खिंचाव का अंतर, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इसे आसान बनाते हैं। सोचिए, चांद पृथ्वी के जिस हिस्से के ठीक ऊपर है, वहां के पानी को वो सबसे ज्यादा ताकत से खींच रहा है, लेकिन उसी समय वो पृथ्वी के केंद्र को थोड़ा कम ताकत से और पृथ्वी के दूसरी तरफ वाले पानी को सबसे कम ताकत से खींच रहा है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा दूर है। इसी खिंचाव के अंतर की वजह से चांद की तरफ वाला पानी चांद की ओर खिंचकर एक उभार, एक बल्ज बना लेता है। ये हुआ पहला ज्वार। समझ गया। जो हिस्सा चांद के सबसे करीब है वो सबसे ज्यादा खिंच गया। लेकिन मैंने सुना है कि ठीक इसी समय पृथ्वी के दूसरी तरफ भी ज्वार आता है। वहां तो चांद का खिंचाव सबसे कम है, फिर वहां पानी कैसे ऊपर उठता है?
सामग्री में अपकेंद्रीय बल का जिक्र है, क्या वो वजह है? ये एक आम धारणा है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान और भी ज्यादा दिलचस्प है। इसे ऐसे सोचे कि चांद सिर्फ पानी को नहीं, पूरी ठोस पृथ्वी को भी अपनी ओर खींच रहा है। तो पृथ्वी का केंद्र उस पानी की तुलना में चांद की ओर ज्यादा खिंच जाता है जो पृथ्वी के दूसरी तरफ है। नतीजा, पृथ्वी एक तरह से उस दूर वाले पानी से आगे निकल जाती है और वो पानी पीछे छूटकर एक दूसरा उभार बना लेता है। तो एक ही समय में पृथ्वी पर पानी के दो उभार बनते हैं, एक जो चांद की तरफ खिंच रहा है और दूसरा जो असल में पीछे छूट गया है। और इन्हीं दो उभारों के कारण दिन में 2 बार ज्वार आते हैं। अरे वाह, ये तो कमाल का कॉन्सेप्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम दरअसल चांद और पृथ्वी के बीच एक तरह के गुरुत्वाकर्षण वाले रस्साकशी के खेल को देख रहे हैं। और इसमें सूरज का क्या रोल है? वो तो चांद से लाखों गुना बड़ा है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। सूरज बहुत बड़ा है, लेकिन वो पृथ्वी से बहुत बहुत दूर भी है। और जैसा हमने अभी समझा, ज्वार भाटा के लिए खिंचाव का अंतर ज्यादा मायने रखता है, ना कि कुल खिंचाव। क्योंकि चांद हमारे बहुत करीब है, इसलिए पृथ्वी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उसके खिंचाव का अंतर सूरज के खिंचाव के अंतर से लगभग 2 गुने से भी ज्यादा होता है। इसीलिए ये याद रखिए, ज्वार भाटा का मुख्य विलन या हीरो जो भी कह लीजिए, वो चांद ही है। अच्छा, परीक्षा में ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। ये तो हुई सामान्य बात, लेकिन मुझे पता है कि अमावस्या और पूर्णिमा के आसपास कुछ खास होता है। पानी का स्तर जैसे पागल सा हो जाता है। उसके पीछे क्या कहानी है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहीं पर सूरज अपनी भूमिका निभाता है। इसे समझने के लिए एक मजेदार एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, पानी एक रस्सी है और पृथ्वी बीच में है। चांद और सूरज इस रस्सी को खींचने वाले 2 खिलाड़ी हैं। अच्छा, रस्साकशी का खेल ये मजेदार रहेगा। हाँ, तो जब अमावस्या यानी न्यू मून या पूर्णिमा यानी फुल मून होती है, तब सूरज, पृथ्वी और चांद तीनों एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। इस खगोलीय स्थिति को सिजिगी कहते हैं। सिजिगी। अब रस्साकशी के खेल में क्या होगा अगर दोनों खिलाड़ी एक ही टीम में आ जाएं और एक ही तरफ से रस्सी खींचें? जाहिर है, रस्सी बहुत जोर से खींचेगी। बिल्कुल। सिजिगी की स्थिति में ठीक यही होता है। चांद और सूरज की गुरुत्वाकर्षण शक्ति एक ही दिशा में काम करती है और मिलकर पानी पर जबरदस्त खिंचाव डालती है। नतीजा होता है उच्च ज्वार या दीर्घ ज्वार, जिसे स्प्रिंग टाइड भी कहते हैं, जो सामान्य ज्वार से करीबन 20% ज्यादा ऊंचा होता है। ये महीने में 2 बार होता है, अमावस्या और पूर्णिमा को। तो फिर निम्न ज्वार, नीप टाइड, वो कब आता है? क्या तब ये दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं? एकदम सही। जब चांद अपनी पहली और तीसरी चौथाई में होता है, यानी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को, तब सूरज, पृथ्वी और चांद एक समकोण मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अब सोचिए, रस्साकशी के खेल में एक खिलाड़ी रस्सी को आगे खींच रहा है और दूसरा उसे बगल से 90 डिग्री पर खींच रहा है। क्या होगा? किसी का भी पूरा जोर नहीं लगेगा। दोनों की ताकत एक दूसरे को काटेगी। एग्जैक्टली। इस स्थिति में चांद और सूरज का गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे के प्रभाव को कम कर देता है। नतीजा ये होता है कि ज्वार सामान्य से भी करीबन 20% कम ऊंचा उठता है। इसे ही हम निम्न या लघु ज्वार यानी नीप टाइड कहते हैं। तो बस इतना याद रखना है, सीधी रेखा मतलब सिजिगी और सुपर ज्वार, समकोण मतलब शक्तियों का बंटवारा और छोटा ज्वार। वैसे आपने जो 20% का आंकड़ा बताया, क्या ये हर जगह के लिए एक जैसा है? क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ तटों पर ज्वार बहुत मामूली होता है और कुछ पर बहुत भयानक। बहुत अच्छा सवाल। ये 20% का आंकड़ा एक औसत है, यह समझाने के लिए कि खगोलीय स्थितियों से कितना फर्क पड़ता है। अच्छा। असल में किसी भी जगह पर ज्वार की ऊंचाई 3 स्थानीय कारकों पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। अच्छा। समुद्र की गहराई, तटरेखा की बनावट और समुद्र का खुला या बंद होना। जहां समुद्र गहरा होता है और तटरेखा किसी कीप मतलब फनल की तरह संकरी होती जाती है, वहां पानी बहुत ऊंचाई तक चढ़ जाता है। अच्छा। अब कुछ उन मजेदार तथ्यों पर आते हैं जो सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। सामग्री कहती है कि किसी भी जगह पर एक ज्वार और अगले ज्वार के बीच 12 घंटे और 26 मिनट का अंतर होता है। 1 मिनट, यहाँ मैं थोड़ा उलझ गया। पृथ्वी 24 घंटे में घूमती है, तो ज्वार हर 12 घंटे में आना चाहिए। ये 26 मिनट की देरी क्यों? क्या चांद अपनी जगह पर रुका नहीं रहता? आपकी उलझन बिल्कुल स्वाभाविक है और परीक्षा में सवाल भी यहीं से बनता है।
देखिए, जब तक पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करती है, उस दौरान चांद भी अपनी कक्षा में पृथ्वी के चारों ओर थोड़ा आगे बढ़ जाता है। अगर वापस चांद के ठीक नीचे आने में 24 घंटे नहीं, बल्कि 24 घंटे और 52 मिनट लग जाते हैं। इसे ज्वारीय दिवस या टाइडल डे कहते हैं। ओ, तो ये 52 मिनट का अतिरिक्त समय चांद के आगे बढ़ जाने की वजह से लगता है। हाँ, और क्योंकि दिन में 2 ज्वार आते हैं, तो एक ज्वार से अगले ज्वार के बीच का समय ठीक 24 घंटे 52 मिनट का आधा, यानी 12 घंटे 26 मिनट होता है। यही कारण है कि ज्वार का समय रोज बदलता रहता है। ये 26 मिनट का जादुई आंकड़ा जरूर याद रखिएगा। ये तो सच में दिलचस्प है। अब उस जगह की बात करते हैं जिसके बारे में सुनकर ही हैरानी होती है। दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार 15 से 18 मीटर, उत्तरी अमेरिका की फंडी की खाड़ी में, बे ऑफ फंडी। 18 मीटर मतलब लगभग 6 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई। ये कैसे मुमकिन है? इसका कारण वही है जिसकी हमने अभी चर्चा की थी, स्थानीय भूगोल का प्रभाव। कनाडा में स्थित फंडी की खाड़ी की बनावट एक बहुत लंबी और संकरी कीप जैसी है, एक फनल। जब अटलांटिक महासागर से ज्वार का पानी इस खाड़ी में घुसता है, तो आगे का रास्ता संकरा होने की वजह से सारा पानी एक जगह इकट्ठा होकर ऊपर की ओर उठने लगता है और उसकी ऊंचाई नाटकीय रूप से बढ़ जाती है। ओह, ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे भूगोल और खगोल मिलकर एक प्राकृतिक आश्चर्य पैदा कर सकते हैं। वहां तो लोग टाइडल बोर राफ्टिंग करने जाते हैं जब ज्वार की पहली लहर नदी के बहाव के खिलाफ आती है। एक बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। 6 मंजिला इमारत, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि वो नज़ारा कैसा दिखता होगा। और अब वो सबसे अनोखा उदाहरण, इंग्लैंड का साउथहैम्पटन बंदरगाह, जहां दिन में 4 बार ज्वार आता है। जब पूरी दुनिया में ये चक्र 2 बार होता है, तो यहां 4 बार कैसे? ये तो नियमों को तोड़ने जैसा है। साउथहैम्पटन भूगोल का एक अपवाद है, और जब भी कोई अपवाद होता है, वो परीक्षा के लिए अपने आप महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल। साउथहैम्पटन की भौगोलिक स्थिति बहुत खास है। ये इंग्लिश चैनल पर स्थित है। होता ये है कि ज्वार का पानी 2 अलग-अलग रास्तों से यहाँ पहुँचता है। 2 बार ज्वार सीधे इंग्लिश चैनल के रास्ते आता है और 2 बार पानी अटलांटिक महासागर में स्कॉटलैंड के ऊपर से घूमकर उत्तरी सागर यानी नॉर्थ सी के रास्ते से आता है। मतलब पानी 2 अलग-अलग दरवाजों से अंदर आ रहा है। बिल्कुल। और इन दोनों रास्तों से पानी को पहुंचने में अलग-अलग समय लगता है। इसी समय के अंतर के कारण साउथहैम्पटन में हर 24 घंटे में 4 बार उच्च ज्वार और 4 बार भाटा की स्थिति बनती है। एक बंदरगाह के लिए ये बहुत फायदेमंद है, क्योंकि जहाज़ों को आने जाने के लिए दिन में 4 बार गहरे पानी का मौका मिलता है, जिससे वहां का व्यापार हमेशा चलता रहता है। तो आज की इस पूरी जासूसी के बाद जो बातें मुझे हमेशा याद रहेंगी, वो है पहला, ज्वार भाटा का असली कारण गुरुत्वाकर्षण का अंतर है, और इसमें चांद ही असली बॉस है, सूरज नहीं। दूसरा, वो 12 घंटे और 26 मिनट का जादुई आंकड़ा जो चांद के आगे बढ़ जाने की वजह से है। और तीसरा, फंडी की खाड़ी, जहां लहरें आसमान छूने की कोशिश करती हैं। ये वाकई कमाल है। हाँ, और इन सब में अगर एक शब्द याद रखना हो तो वो है सिजिगी। सिजिगी? क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल वहीं से बनते हैं। सीधी रेखा यानी अमावस्या और पूर्णिमा, मतलब सबसे शक्तिशाली ज्वार। ये सारांश परीक्षा के लिए एकदम सटीक है। इन कॉन्सेप्ट्स को अगर समझ लिया तो किसी भी सवाल का सामना करने के लिए तैयारी पूरी है। तो आज हमने ज्वार भाटा के पीछे के ब्रह्मांडीय डांस को समझा। हमने देखा कि कैसे दूर बैठे चांद और सूरज हमारे महासागरों की धड़कनों को नियंत्रित करते हैं। और यही भूगोल की खूबसूरती है। ये हमें सिखाता है कि पृथ्वी पर होने वाली हर घटना किसी बड़े ब्रह्मांडीय नियम से जुड़ी हुई है। सिर्फ तथ्यों को रटना काफी नहीं है, उनके पीछे के क्यों को समझना आपकी तैयारी को दूसरों से अलग और मजबूत बनाता है। याद रखिए, सफलता निरंतरता और गहरी समझ की मांग करती है। बिल्कुल सही कहा। इसी सोच के साथ हम आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं। अगली बार मिलेंगे एक नए विषय और भी गहरी समझ के साथ। अपनी तैयारी जारी रखिए।